हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेब स्टडी क्लासेस। सो गाइस, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केटिंग एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। जितने भी क्वेश्चंस मार्केटिंग और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से रिलेटेड यूजीसी नेट 2023 मैनेजमेंट में पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चंस को आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये डिस्कशन ऑन मार्केटिंग एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट PYQs। So first question is on your screen now. The question is, which of the following marketing channel function helps to fulfill the completed transactions? So देखिए क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि मार्केटिंग चैनल के जो वेरियस फंक्शंस होते हैं उनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिन्हें मार्केटिंग चैनल्स फॉर्म करते हैं, तो कौन सा फंक्शन होगा जो ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। चार ऑप्शन हमारे पास यहाँ दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है गैदरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट कंज्यूमर्स। सेकंड इज रीचिंग ऑन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एंड अदर टर्म्स। थर्ड ऑप्शन इज communicating with prospective buyers, and fourth is assuming the risks of carrying out the channel work. So देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि गैदरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट कंज्यूमर्स। सो सिर्फ कंज्यूमर्स की इन्फॉर्मेशन को गैदर करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करके ट्रांजेक्शन तो कंप्लीट हो नहीं जाएगी, राइट। सो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल गलत है। सेकंड है रीचिंग एन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एंड अदर टर्म्स। तो प्राइस के ऊपर अगर आप पहुंच गए, जो भी आप प्राइस पे करने वाले हो उसके ऊपर अगर आप उसके एग्रीमेंट पर अगर आप पहुंच गए तो उससे भी कोई ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होने वाली, राइट। ये तो अभी सिर्फ डिसाइड ही हुआ है, प्राइस तो पे हमने करा नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसके अलावा दिया गया है कम्युनिकेटिंग विद प्रोस्पेक्टिव बायर्स। सिर्फ कम्युनिकेट करने से ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होगी, तो ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। अब एक ही ऑप्शन हमारे पास बच गया और यही हमारा आंसर है, एंड दैट इज एज्यूमिंग द रिस्क ऑफ कैरिंग आउट द चैनल वर्क। अब एज्यूमिंग द रिस्क का यहाँ पर क्या मतलब है। तो देखिए ट्रांजेक्शन कंप्लीट कब होती है। ट्रांजेक्शन कंप्लीट होती है जब एक पर्टिकुलर जो पेमेंट है वो पूरी तरह से हो जाती है, यानी कि कोई भी लेन देन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, राइट। एक पर्टिकुलर मान लीजिए एक प्रोड्यूसर है, एक कंज्यूमर है, वो कंज्यूमर को कोई प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहा है, बीच में चैनल मेंबर्स जो है वो इस सारी प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रहे हैं। ट्रांजेक्शन कब कंप्लीट होगी, जब प्रोड्यूसर का प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंच जाएगा और कंज्यूमर की पेमेंट प्रोड्यूसर तक पहुंच जाएगी, राइट। अब इसके बीच में क्या होगा, काफी ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होगा, राइट। सो रिस्क को जब एज्यूम्स करते हैं चैनल मेंबर्स, उसकी वजह से ये ट्रांजेक्शंस जो है वो कंप्लीट हो पाती हैं, राइट। सो जब चैनल मेंबर्स रिस्क को एज्यूम करते हैं तो ये हेल्प करता है एक प्रोड्यूसर को जो ट्रांजेक्शन है उसको कंप्लीट करने में। इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो देखिए ये क्लास में भी यहाँ पर कवर था फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में, कि जब रिस्क बियर करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मेंबर्स तो जो ट्रांजेक्शन है हमारी बेसिकली वो कंप्लीट हो जाती है। Next question is, a portion of a market that is so well suited to firms' internal and external environment and other firms are not likely to challenge or dislodge it, it is called। So देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमारा जो ओवरऑल मार्केट है उस मार्केट का वो कौन सा पोर्शन होगा जो एक फर्म के इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को पूरी तरह से सूट करता है और जो कंपिटिटर्स हैं, जो दूसरी फर्म्स हैं, वो उसको चैलेंज नहीं कर सकते, राइट। तो वो कौन सा मार्केट का पोर्शन होगा ये हमें बताना है। चार ऑप्शंस देखिए दिए गए हैं। सबसे पहले है कोर कॉम्पिटेंसी, सेकंड इज प्रोपेशियस नीश, थर्ड इज मार्केट सेगमेंट एंड फोर्थ इज प्रोडक्ट पोजीशनिंग। देखिए अगर इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो तीन ऑप्शंस यहाँ पर बिल्कुल इरेलीवेंट हैं। मार्केट के पोर्शन की बात करी जा रही है तो कोर कॉम्पिटेंसी कोई मार्केट का पोर्शन नहीं होता। मार्केट सेगमेंट की हम बात करें तो सिर्फ मार्केट सेगमेंट तो होगा नहीं। प्रोडक्ट पोजीशनिंग कोई मार्केट का पार्ट नहीं होता है। क्या बच गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर 2 विच इज प्रोपेशियस नीश। अब प्रोपेशियस नीश क्या होता है, ये मार्केट का वो सेगमेंट होता है जो एक फर्म को पूरी तरह से सूट करता है, यानी कि उसके इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को पूरी तरह से सूट करता है। एक ऐसा सेगमेंट होता है जिसको कंपनी अच्छी तरह से सर्व कर सकती है, जिसमें काफी ज्यादा पोटेंशियल होता है और काफी प्रॉफिटेबल भी ये कंपनी के लिए हो सकता है। और जो कंपनी की कैपेबिलिटीज हैं, जो उनकी कोर कॉम्पिटेंसीज हैं, उसको भी पूरी तरह से सूट करता है। इसीलिए जो कंपिटिटर्स हैं वो भी इसे आसानी से इमिटेट नहीं कर सकते, उसको चैलेंज नहीं कर सकते, राइट। तो इसलिए हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा प्रोपेशियस नीश, ऑप्शन नंबर 2।
ये क्लास में यहाँ पर नीश मार्केटिंग कवर था, डायरेक्टली यहाँ पर प्रोपेशियस नीश नहीं दिया गया था, लेकिन नीश मार्केटिंग का नॉलेज अगर आपको था तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। और वैसे भी जो बाकी 3 ऑप्शंस थे वो बिल्कुल ही इरेलीवेंट थे। सो नीश मार्केटिंग से रिलेटेड ही बेसिकली ये क्वेश्चन था। नीश मार्केटिंग क्या होती है? जहां पर एक स्मॉलर सेगमेंट को, एक स्पेसिफिक सेगमेंट को कंपनी कैटर करती है। स्पेसिफिक सेगमेंट को कैटर क्यों करती है? क्योंकि कंपनी की वहां पर कैपेबिलिटी होती है, राइट। इसको हम नीश मार्केटिंग बोलते हैं। और प्रोपेशियस नीश वो सेगमेंट हो जाता है जो हाईली प्रॉफिटेबल होता है और कंपनी की जो कोर कॉम्पिटेंसीज होती हैं उनको मैच भी करता है। Next question is an approach to corporate strategy in which top management views its product lines and business units as a series of investments from which it expects a profitable return is called। तो देखो हमें बताना है कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में वो कौन सी अप्रोच है जिसमें जिसमें जो टॉप मैनेजमेंट होती है अपने प्रोडक्ट लाइंस को, अपने बिजनेस यूनिट को एज ए सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स देखती है। यानी कि अगर एक कंपनी की 4 प्रोडक्ट लाइंस हैं तो उन 4 प्रोडक्ट लाइंस को एज ए सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स देखा जा रहा है कि कौन सा हमारा सेगमेंट होगा जिसमें हमें इन्वेस्ट करना है, कौन सा सेगमेंट होगा जिसमें हमें इन्वेस्ट नहीं करना है। तो जैसे मान लीजिए कि 4 हमारे सेगमेंट्स आ गए, तो कौन सा हमारा सेगमेंट होगा जो हमारे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है, कहाँ ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पे कम इन्वेस्टमेंट करनी है। तो ये कौन सी अप्रोच होती है जिसमें ये चीज करी जाती है इन द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, ये क्वेश्चन हमसे बेसिकली पूछ रहा है। 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है बिजनेस मिक्स, सेकंड इज इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी, थर्ड इज पोर्टफोलियो एनालिसिस एंड फोर्थ इज सिनेरियो एनालिसिस। तो देखिए बहुत इजी ये क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विच इज पोर्टफोलियो एनालिसिस। तो बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस में हम यही करते हैं जहां पर हम अपने जो बिजनेस होता है उसको वेरियस सेगमेंट्स में बांट देते हैं और फिर ये देखते हैं कि कौन सा हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, किसमें हमें कम इन्वेस्टमेंट करनी है, किसमें ज्यादा करनी है, कौन सा ऐसा हमारा बिजनेस सेगमेंट है जिसे हमें बंद कर देना है। इसका जैसे कि हमारे पास एग्जांपल भी है बीसीजी मैट्रिक्स। सो बीसीजी मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, हमसे अपने बिजनेस को 4 सेगमेंट्स में बांट देते हैं, राइट, बेस्ड ऑन द मार्केट ग्रोथ रेट एंड मार्केट शेयर। तो इसी को बेसिकली हम बोलते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस। तो देखिए यहाँ पर क्लास में कवर था पोर्टफोलियो एनालिसिस। बहुत इजी क्वेश्चन था, आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल कंबाइंड कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यूज ऑफ ऑल द कंपनीज कस्टमर्स इज नोन एज। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि जो कंपनी के कस्टमर्स होते हैं उन कस्टमर्स की जो लाइफ टाइम वैल्यू होती है, कंबाइंड कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, उसे हम क्या बोलेंगे। यानी कि जितने भी एक कंपनी के कस्टमर्स हैं, लेट्स सपोज एक कंपनी के टोटल 500 कस्टमर्स हैं, राइट, और कंपनी को साथ में लगता है कि 300 कस्टमर्स वो और जोड़ सकती है, राइट। सो ये हो गए टोटल हमारे पास 800 कस्टमर्स, राइट। दीज आर द करंट कस्टमर्स एंड दीज आर द prospective customers. So total we have 800 customers. इनकी जो combined लाइफ टाइम वैल्यू होगी, यानी कि पूरी लाइफ टाइम में ये 800 कस्टमर कितनी प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करके देंगे एक पर्टिकुलर कंपनी को, राइट। इस पर्टिकुलर चीज को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन है कस्टमर इक्विटी, सेकंड इज कस्टमर परसीव्ड वैल्यू, थर्ड इज कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू एंड फोर्थ इज कस्टमर शेयर, राइट। सो टोटल लाइफ टाइम वैल्यू की हम बात कर रहे हैं। सो टोटल लाइफ टाइम वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? इट विल बी कस्टमर इक्विटी, राइट। इसको देखो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू यहाँ पे मार्क नहीं करना है क्योंकि यही तो पूछा जा रहा है कि जो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू है, जब इसको हम पूरी कंबाइंड ले लेंगे सभी कस्टमर्स की तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो वो बन जाएगी हमारी कस्टमर इक्विटी। इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो देखिए सिंपल सा ही ये क्वेश्चन था ऑन द नॉलेज ऑफ कंज्यूमर वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन। तो अगर आप इसमें अपना कॉमन सेंस लगाते हैं तो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व आप कर सकते थे। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन ये नहीं था। एक ऑप्शन में आप जरूर कंफ्यूज हो सकते थे कि कस्टमर इक्विटी होगा या फिर कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू होगा। सिंपल आपको कॉमन सेंस लगानी थी कि लाइफ टाइम वैल्यू, कंबाइंड लाइफ टाइम वैल्यू को क्या बोला जाता है ये पूछा जा रहा है। सो लाइफ टाइम वैल्यू तो नहीं हो सकता, इसलिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा कस्टमर इक्विटी। और कस्टमर इक्विटी होती है एक कंपनी के जो कस्टमर बेस है, जो उसके सारे के सारे कस्टमर्स हैं, उनकी जो टोटल वैल्यू होती है जो एक कस्टमर को एक कंपनी को मिलती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर देयर लाइफ टाइम, जो भी प्रॉफिटेबिलिटी वो कस्टमर्स जनरेट करके देते हैं एक कंपनी को लॉन्ग टर्म में, उसको हम कस्टमर इक्विटी बोलते हैं। और इसमें कस्टमर लॉयल्टी, कस्टमर एडवोकेसी एंड कस्टमर रिटेंशन, ये सारी चीजें शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स पर्शेबिलिटी एस्पेक्ट ऑफ सर्विस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सर्विस की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास होती हैं। हमें ये बताना है कि पर्शेबिलिटी एस्पेक्ट जो है सर्विस कैरेक्टरिस्टिक्स का, उसे इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इंडिकेट कर रही है। यानी कि इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट हमें
पर्शेबिलिटी एस्पेक्ट के बारे में बता रही है ऑफ द सर्विस कैरेक्टरिस्टिक्स। सो पहली स्टेटमेंट है देखिए हमारे पास, कस्टमर्स पार्टिसिपेट इन एंड अफेक्ट द ट्रांजेक्शन। कस्टमर पार्टिसिपेट करते हैं और ट्रांजेक्शन को अफेक्ट करते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज सर्विस डिलीवरी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन डिपेंड ऑन एम्प्लॉय एक्शन। थर्ड इज कस्टमर्स अफेक्ट ईच अदर एंड फोर्थ इज इट इज डिफिकल्ट टू सिंक्रोनाइज सप्लाई एंड डिमांड विद सर्विसेज। देखो पहली स्टेटमेंट कह रही है कि कस्टमर पार्टिसिपेट करते हैं और ट्रांजेक्शन को अफेक्ट कर देते हैं, ये पर्शेबिलिटी नहीं होता। पर्शेबिलिटी का बेसिकली मतलब क्या है? पर्शेबिलिटी का मतलब है कि जो सर्विस होती है उसे आप स्टोर नहीं कर सकते बेसिकली, राइट? उसको हम पर्शेबिलिटी बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड है सर्विस डिलीवरी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन डिपेंड ऑन एम्प्लॉय एक्शन, तो देखिए ये भी नहीं आएगा, राइट? इसमें स्टोरेज का कोई इशू यहाँ पे नहीं आ रहा है। कस्टमर्स अफेक्ट ईच अदर, ये भी बिल्कुल इरेलीवेंट है। तो एक ऑप्शन हमारे पास अब बचता है एंड दैट इज ऑप्शन नंबर 4 एंड दैट इज इट इज डिफिकल्ट टू सिंक्रोनाइज सप्लाई एंड डिमांड विद सर्विसेज। तो देखिए सर्विसेज की जो डिमांड एंड सप्लाई है उसको आप सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सर्विसेज को हम स्टोर नहीं कर सकते, राइट? फॉर एग्जाम्पल देखिए, लेट्स सपोज एक एरोप्लेन है, राइट? एरोप्लेन की बहुत ज्यादा डिमांड आती है और लेट्स सपोज एक एरोप्लेन है, 40 सीट्स हैं उसमें, राइट? और डिमांड आ जाती है 60 की। तो ऐसा तो है नहीं कि जो एरोप्लेन वाले हैं वो वेयर हाउस से सीट्स निकाल के लेके आएंगे और 60 को फुलफिल कर देंगे। तो डिमांड और सप्लाई को सिंक्रोनाइज करना जो है वो मुश्किल हो जाता है सर्विसेज में, राइट? और इसका रिवर्स भी होता है, हो सकता है कि सीट्स पूरी फुल ना हो तो वहां पर जो कंपनी है उसको लॉस हो जाएगा। सो डिमांड और सप्लाई को आप सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते, डिफिकल्ट होता है सिंक्रोनाइज करना, और इसी को हम कहते हैं सर्विसेज का पर्शेबिलिटी एस्पेक्ट। सो राइट आंसर यहां पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सो देखिए काफी इजी क्वेश्चन था। पर्शेबिलिटी ये कैरेक्टरिस्टिक होती है सर्विसेज की और ये क्लास में भी कवर्ड था। सो देखिए इसका यही मतलब होता है कि सर्विस को आप स्टोर नहीं कर सकते, सेव नहीं कर सकते, रिटर्न नहीं हो सकती, ये रीसेल नहीं हो सकती, राइट? Next question is, an outlet which starts as a general retailer grows into a specialized retailer and in course of time becomes even a bigger general retailer. Above statement corresponds to which of the following theory of retail? So देखिए रिटेलिंग की हमारे पास कुछ थ्योरीज होती हैं। तो क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट हमें यहाँ पर दी गई है और स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि एक आउटलेट है वो एज ए जनरल रिटेलर स्टार्ट करता है, यानी कि उसके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद वो एक स्पेशलाइज्ड रिटेलर बन जाता है और इन द कोर्स ऑफ टाइम वो एक बड़ा रिटेलर फिर उसके बाद में बन जाता है। ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ये किस रिटेलिंग की थ्योरी को रिप्रेजेंट कर रही है, ये हमें बताना है। चार ऑप्शंस हैं हमारे पास। फर्स्ट इज व्हील ऑफ रिटेलिंग थ्योरी, सेकंड इज रिटेल अकॉर्डियन थ्योरी, थर्ड इज थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलिंग एंड फोर्थ इज रिटेल लाइफ साइकिल थ्योरी। तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज रिटेल अकॉर्डियन थ्योरी। तो देखिए क्लास में ये क्वेश्चन कवर था। अगर आपने थ्योरी ऑफ रिटेलिंग पढ़ी थी तो क्वेश्चन को सॉल्व करना इतना डिफिकल्ट नहीं था। सो रिटेल अकॉर्डिंग थ्योरी क्या होती है? इसमें बेसिकली देखिए होता क्या है, एक रिटेलर होता है वो एक जनरल मर्चेंडाइज से स्टार्ट करता है, राइट? यानी कि बहुत सारी उसके पास कैटेगरीज होती हैं जिनको वो सेल कर रहा होता है और धीरे धीरे क्या होता है वो स्पेशलाइज्ड हो जाता है और स्पेशलाइज्ड होने के बाद उसके बाद उसी पर्टिकुलर चीज को वो लार्जर सिलेक्शन तक लेकर के चला जाता है। यानी कि उसने बहुत ज्यादा ब्रॉडर असॉर्टमेंट से स्टार्ट किया, राइट? उसके बाद वो स्पेशलाइज्ड बना और फिर उसने उस पर्टिकुलर सिलेक्शन को काफी वो लार्ज सिलेक्शन तक लेकर के चला जाता है, बड़ा रिटेलर वो बाद में बन जाता है और इसी को हम बोलते हैं रिटेल अकॉर्डियन थ्योरी। Next question is, a string of activities that moves a product from the raw material stage through manufacturing and distribution and ultimately to the end user is called। So देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुछ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज हैं जो एक प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल स्टेज से मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन तक मूव करती है, राइट? ना सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन तक बल्कि वो उसे एंड यूजर तक भी लेकर के जाती है। यानी कि हमारी रॉ मटेरियल की स्टेज है जहां पर हम रॉ मटेरियल लेकर के आ रहे हैं, रॉ मटेरियल से एक पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है हमारा मैन्युफैक्चरिंग में गया, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमारा वो कस्टमर के पास यानी कि एंड यूजर के पास प्रोडक्ट जो है वो चला गया। तो इस सारी प्रोसेस को जो हम इसमें जो भी हम सीरीज ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं इसे क्या बोला जाता है? चार ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं। पहला है बिजनेस मॉडल, सेकंड इज बिजनेस वर्टिकल्स, थर्ड इज वैल्यू चेन एंड फोर्थ इज बिजनेस कंसेप्ट। तो देखिए ये भी काफी इजी क्वेश्चन है।
तीन ऑप्शन बिल्कुल ही रेलिवेंट है, बिजनेस मॉडल, बिजनेस वर्टिकल, बिजनेस कंसेप्ट। एक ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर बचता है एंड दैट इज वैल्यू चेन। तो इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, वैल्यू चेन बोलते हैं। क्योंकि इसके हम वैल्यू चेन बेसिकली बोलते क्यों हैं, बिकॉज वैल्यू चेन ये जो जितनी भी सीरीज ऑफ एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, ये अल्टीमेटली एक कंज्यूमर के लिए क्या क्रिएट कर रही हैं, वैल्यू क्रिएट कर रही हैं, राइट। इसीलिए इसको वैल्यू चेन बोला जाता है। यहाँ पर बहुत सारी सीरीज ऑफ एक्टिविटीज हम परफॉर्म कर रहे हैं। अल्टीमेटली हो क्या रहा है, हम रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग में जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, फिर कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट जा रहा है, तो अल्टीमेटली कंज्यूमर के लिए वैल्यू क्रिएट हो रही है, इसलिए हम इसको वैल्यू चेन बोलते हैं। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो देखो ये क्लास में यहाँ पर कवर था, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन ये नहीं था, काफी सिंपल क्वेश्चन था। वैल्यू चेन एनालिसिस भी हम यहाँ पर करते हैं। तो वैल्यू चेन यही होती है कि जो रॉ मटेरियल से लेकर के एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर के जाती है कंज्यूमर तक, राइट, और अल्टीमेटली उससे एक कंपनी क्या अर्न करती है, प्रॉफिट अर्न करती है। सो वैल्यू चेन में हमारे पास दो तरह की एक्टिविटीज होती हैं और इस पर्टिकुलर वैल्यू चेन को दिया है पोर्टर ने। पोर्टर का ये वैल्यू चेन मॉडल है। सो प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें हमारे पास आता है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स यानी कि रॉ मटेरियल, फिर वो मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग एंड सेल्स, राइट, और इसके अलावा सर्विस टू द कस्टमर्स। और इनको सप्लीमेंट करती हैं कुछ एक्टिविटीज जिसमें आएगा फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज ऑफ ए पर्टिकुलर फर्म, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और साथ में टेक्नोलॉजी। इनको हम सपोर्ट एक्टिविटीज बोलते हैं। Next question is a metaphor describing the time period in which a firm can realistically enter a new market is called। So देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कौन सा मेटाफोर है जो ये डिस्क्राइब करता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को बेसिकली डिस्क्राइब करता है जिसमें रियलिस्टिकली एक फर्म नए मार्केट में एंटर कर सकती है। चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं। सबसे पहले है अपॉर्चुनिटी फॉल, सेकेंड इज अपॉर्चुनिटी गैप, थर्ड इज विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड फोर्थ इज अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन, राइट। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जिसमें कंपनी एंटर कर सकती है इन अ न्यू मार्केट, तो इसे हम क्या बोलेंगे। सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विच इज विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। इन जनरल भी हम कई बार कह देते हैं ना, जनरल भाषा में भी हम इस्तेमाल कर देते हैं कि कोई ना कोई विंडो खुलेगी अपॉर्चुनिटी की, तब हम एक्ट करेंगे, राइट। तो हम जनरल लैंग्वेज में भी कई बार बोल देते हैं। तो इसी को यहाँ पर बोला जा रहा है विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। मार्केटिंग में विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि एक ऐसा टाइम पीरियड, मार्केट में एक ऐसी कंडीशन जब एक फर्म एंटर कर सकती है इन न्यू मार्केट। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि एक फर्म नए मार्केट में एंटर करना चाहती है लेकिन जो कंडीशंस हैं वो फेवरेबल नहीं होती हैं। तो कई बार ऐसा टाइम आता है कि जो कंडीशंस हैं वो फेवरेबल हो जाती हैं। तो जब कंडीशन फेवरेबल हो जाती हैं उस टाइम पर जो कंपनी है वो एंटर कर सकती है इन न्यू मार्केट। और इट इज पॉसिबल कि जो फेवरेबल कंडीशंस हैं ये बहुत लंबे टाइम तक ना रहें, राइट। सो थोड़ा सा ही टाइम मिलता है जिसमें आप नए मार्केट में एंटर कर सकते हो और इसीलिए इसको बोला जाता है विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटीज, राइट। विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटी की जहां पर कंपनी रियलिस्टिकली एक नए मार्केट में एंटर कर सकती है और थोड़े टाइम के बाद ये जो अपॉर्चुनिटी है ये भी बंद हो जाती है, राइट। इसलिए इसको विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बोला जाता है। सो ये कंसेप्चुअली क्वेश्चन था ऑन द मार्केटिंग कंसेप्ट्स, मार्केटिंग की जनरल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया था। थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, कॉमन सेंस बेसिकली आपको यहाँ पर थोड़ी सी लगानी पड़ती। so, जैसे कि मैंने आपको बताया कि विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो मेटाफोर है मार्केटिंग में, इसका मतलब यही होता है कि एक ऐसा ब्रीफ पीरियड जहां पर एक कंपनी एडवांटेज ले सकती है एक पर्टिकुलर मार्केट कंडीशन का, एक ट्रेंड का या फिर कंज्यूमर नीड का, एक पर्टिकुलर मार्केट में एंटर करने के लिए, राइट। इसी को हम बोलते हैं विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटी। Next question is which of the following statements are applicable to value based pricing concept। So value based pricing concept से related कौन सी स्टेटमेंट सही हैं ये हमें यहाँ पर बताना है, राइट। मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हमें यहाँ पर मार्क करना है। 5 स्टेटमेंट्स हमें यहाँ पर दी गई हैं। तो इस प्राइसिंग में बेसिकली होता क्या है, लेट्स सपोज रियल प्राइस है प्रोडक्ट का 80, कंज्यूमर को लगता है 100, तो हम 100 भी वहां पर चार्ज कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं परसीव्ड वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग कंसेप्ट। पहली स्टेटमेंट है डिजाइन प्रोडक्ट टू डिलीवर डिजायर्ड वैल्यू एट ए टारगेट प्राइस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। सेकंड स्टेटमेंट है देखिए सेट टारगेट प्राइस टू मैच कस्टमर्स परसीव्ड वैल्यू, यस, जो कस्टमर की परसीव्ड वैल्यू को प्राइस मैच करेगा उसको हम यहाँ पर चार्ज करेंगे। सो देखिए ए भी आ गया, बी भी आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है थर्ड और फोर्थ दोनों ही हमारे एलिमिनेट हो गए क्योंकि ए बी तो होगा ही, राइट।
नेक्स्ट इज डिटरमाइन अ कॉस्ट दैट कैन बी इनकर्ड, कि कॉस्ट को साथ में डिटरमाइन करना जो इनकर हो सकती है, तो यस इसको भी हम वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में देख लेते हैं, तो सी भी आएगा। इसके बाद है कन्विंस बायर्स ऑफ प्रोडक्ट्स वैल्यू, तो देखिए परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग में, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में हमें कस्टमर को कन्विंस करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी कंज्यूमर एक पर्टिकुलर प्राइस को परसीव कर रहा है, तो कन्विंस हमें नहीं करना पड़ता है, सो डी हमारा नहीं आएगा, तो सेकंड भी एलिमिनेट हो गया। और ई आ गया असेस कस्टमर्स नीड्स एंड वैल्यू परसेप्शन, तो यस अगर हमें वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग करनी है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि कस्टमर्स की जो नीड्स हैं, जो वैल्यू परसेप्शंस हैं, वो हमें पता होनी चाहिए, तो इसलिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर 1 विच इज ए बी सी एंड ई ओनली। तो देखिए क्लास में ये कवर्ड था परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग, सो अगर आपको परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग का कंसेप्ट पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following criteria core competencies must meet in order to create value and provide a viable basis for synergy among the businesses in a corporation। so देखिए स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट कह रही है कि कोर कॉम्पिटेंसीज को कौन सा क्राइटेरिया मीट करना चाहिए जिसकी हेल्प से जो हमारी कोर कॉम्पिटेंसीज हैं वो वैल्यू क्रिएट कर सकें इन ए पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन, जिस कॉर्पोरेशन के बिजनेसेस हैं, काफी बिजनेसेस हैं, उनमें सिनर्जी को हम अचीव कर सकें, राइट। ठीक है, कि कोर कॉम्पिटेंसीज जो हैं वो कौन से क्राइटेरिया को मीट करे कि हम वैल्यू क्रिएट कर सकें, राइट, अपने बिजनेस एक पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन के बिजनेसेस में, और उनमें सिनर्जी भी आ जाए। बेसिकली ये सिंपल मतलब है इस स्टेटमेंट का, यानी कि सिंपली आपको बताना है कोर कॉम्पिटेंसीज का जो क्राइटेरिया है वो क्या क्या होना चाहिए। सो 5 स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं। पहली है कोर कॉम्पिटेंसीज मस्ट बी डिफिकल्ट फॉर कंपिटिटर्स टू इंटीमेट, तो यस जो हमारी कोर कॉम्पिटेंसीज हैं उन्हें कंपिटिटर आसानी से इमिटेट ना कर पाए, ये बिल्कुल होने चाहिए। कोर कॉम्पिटेंसीज होती क्या है, कोर कॉम्पिटेंसीज बेसिकली कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं, कुछ ऐसी एबिलिटीज होती हैं एक पर्टिकुलर कंपनी की जिनकी हेल्प से वो एक अच्छी वैल्यू क्रिएट कर सकती है मार्केट में, यानी कि कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं एक पर्टिकुलर बिजनेस की। सो कोर कॉम्पिटेंसीज जो है वो ऐसी होनी चाहिए जिनको कॉम्पिटिटर्स इमिटेट ना कर पाए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट इज डिफरेंट बिजनेसेस इन ए कॉर्पोरेशन मस्ट बी सिमिलर इन एटलीस्ट वन इंपॉर्टेंट वे, तो यस जो हमारे डिफरेंट बिजनेसेस हैं कॉर्पोरेशन के, डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स हैं, वो किसी एक ना एक चीज में सिमिलर होने चाहिए, तभी तो हमारी कोर कॉम्पिटेंसी काम करेंगी ना। सो बी स्टेटमेंट भी राइट होगी। लेट्स सपोज कोई पर्टिकुलर वैल्यू है एक ऑर्गेनाइजेशन की, राइट, सो वो वैल्यू सेम होनी चाहिए सभी बिजनेसेस में, तभी हमारी जो कोर कॉम्पिटेंसीज हैं वो वर्क कर पाएंगी सभी बिजनेसेस पे। सी स्टेटमेंट है हमारी कोर कॉम्पिटेंसीज मस्ट एनहांस कंपिटेटिव एडवांटेज बाय क्रिएटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू, तो देखिए सी स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है कि कोर कॉम्पिटेंसीज हमारी ऐसी होनी चाहिए जो कंपिटेटिव एडवांटेज को एनहांस करे, और कैसे एनहांस करे, सुपीरियर कस्टमर वैल्यू क्रिएट करके। सो सी स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। डी है कोर कॉम्पिटेंसीज मस्ट फैसिलिटेट बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन थ्रू शेयर्ड एक्टिविटीज विद कंपीटिंग फर्म्स, देखिए हम कोर कॉम्पिटेंसीज की बात कर रहे हैं, सो कंपीटिंग फर्म के साथ शेयर करने की बात यहाँ पर बिल्कुल नहीं आएगी। ई स्टेटमेंट है कोर कॉम्पिटेंसीज मस्ट लेवरेज बिजनेस रिसोर्सेज विद कंपीटिंग फर्म टू रिड्यूस बिजनेस कॉस्ट, देखिए कंपीटिंग फर्म अगेन, सो कंपीटिंग फर्म के साथ हमें यहाँ पे काम नहीं करना है, हम किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, ऐसी साइनर्जी क्रिएट करने के ऊपर अपने बिजनेसेस में, तो कंपीटिटर्स के साथ यहाँ पर टाई अप करने की कोई बात नहीं आएगी। सो डी और ई ये दोनों स्टेटमेंट्स इरेलीवेंट हो जाएंगी, और राइट आंसर हमारा बनेगा एंड दैट इज ऑप्शन नंबर 1 ए बी सी ओनली। देखिए थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन था ऑन कोर कॉम्पिटेंसीज। कोर कॉम्पिटेंसीज इन जनरल आपने पढ़ी होंगी एचआर वाले कंसेप्ट में, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, लेकिन यहां पर इसे पूछा गया था बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, सो थोड़ा सा एनालिटिकल ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल मार्केटिंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हमें यहाँ पर 5 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पर मार्क करना है और बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो पहली स्टेटमेंट है क्लिक थ्रू रेट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स बाय द टोटल नंबर ऑफ एड इंप्रेशंस, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एड इंप्रेशंस कितने आए और उसके कंपैरिजन में कितने लोगों ने क्लिक किए, जब हम उसे डिवाइड करेंगे हमारा निकल करके आएगा क्लिक थ्रू रेट। तो जी हाँ, हमारी जो पहली स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब क्या है, लेट्स सपोज 10 लोगों को एड शो हुई, 10 में से 5 लोगों ने एड जो पर्टिकुलर एड है उसके ऊपर क्लिक किया, तो हम कहेंगे कि जो क्लिक थ्रू रेट है वो 50% है, और यही इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में बोला जा रहा है।
नेक्स्ट इज लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आर जनरल कीवर्ड्स विच ड्रॉ लोअर कस्टमर ट्रैफिक। सो देखिए जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं ये जनरल कीवर्ड्स नहीं होते, ये स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं। स्पेसिफिक कीवर्ड्स हम वहां पर यूज करते हैं, तो बी स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। नेक्स्ट इज एडवर्ड्स इज अ गूगल्स अर्नड सर्च मार्केटिंग प्रोग्राम। तो देखिए जो एडवर्ड है ये गूगल का अर्नड सर्च मार्केटिंग प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक पेड एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम है, राइट, जिसको हम गूगल एड्स भी बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत है। डी इज सर्च इंजन मार्केटिंग इंक्लूड्स बोथ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड पेड सर्च। तो जी हाँ, सर्च इंजन मार्केटिंग में एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी आता है और पेड सर्च भी आता है। और ई स्टेटमेंट है एड ऑक्शन इज द प्रोसेस दैट गूगल रन्स फॉर एवरी गूगल सर्च टू डिसाइड which ad must appear for that specific search and in which order these sets of ads will be displayed. So yes, ई स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 4 विच इज ADE ओनली। एड ऑक्शन में क्या होता है, जैसे आपने कोई भी चीज गूगल पे सर्च करी तो वहां पर गूगल क्या करता है, एड ऑप्शन बेसिकली करता है कि कौन सी एड सबसे पहले आपको वहां पर दिखाई जाएगी जो रेलिवेंट हो, जो आपने सर्च किया है उससे रिलेटेड, और इसी को हम बोलते हैं एड ऑप्शन। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विच इज ADE ओनली। सो देखिए कवर्ड में भी यहाँ से बहुत सारी जो टर्म्स थी वो कवर्ड थी ई मार्केटिंग में। सो अगर आपने ये टर्म्स पढ़ी थी तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। यस, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था और डिफिकल्ट साइड पे था। नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर कुछ एक्विजिशन प्लेस दिए हुए हैं, यानी कि किस किस तरह से कंपनीज एक्विजिशंस करती हैं, और दूसरी तरफ दिया है स्ट्रेटजी टू अचीव परफॉर्मेंस प्रीमियम, यानी कि अगर इस तरह का कोई हम एक्विजिशन कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सी स्ट्रेटजी बेसिकली कंपनी अपनाएगी, राइट। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बोला जा रहा है एक्वायर सिनर्जेटिक प्रोडक्ट मार्केट पोजीशन। सिनर्जेटिक प्रोडक्ट मार्केट पोजीशन आपने एक्वायर करी, इसका मतलब है आपने ऐसे प्रोडक्ट्स को एक्वायर किया जो कहीं ना कहीं आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को और ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। तो इस केस में क्या स्ट्रेटजी कंपनी अचीव करेगी, तो इस केस में जो स्ट्रेटजी अचीव करी जाएगी दैट वुड बी, जो स्ट्रेटजी कंपनी अडॉप्ट करेगी दैट वुड बी अचीव स्केल इकोनॉमीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी, राइट। आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करने के ऊपर आप फोकस करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन में भी, प्रोडक्शन में भी और टेक्नोलॉजी में भी। तो ए के साथ हम थर्ड को मैच करेंगे। नेक्स्ट है एक्वायर ए कंपनी विद अंडर यूटिलाइज्ड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। आपने ऐसी कंपनी एक्वायर करी जिसकी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ थी वो अंडर यूटिलाइज्ड थी। तो यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 विच इज यूज बोरोइंग कैपेसिटी and other financial strengths to achieve immediate performance premium। कि जो बोरोइंग कैपेसिटी है एक फर्म की आप उसको यूज कर सकते हो, इसके अलावा कोई और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है तो उसको भी आप यहाँ पर अचीव कर सकते हो। देखिए ऐसे देखने में क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन अगर आप मैच करेंगे तो देखिए बी के साथ 1 आप आसानी से यहाँ पर मैच कर सकते हो। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के साथ आपको फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ही मैच करना है। और अगर आप ऑप्शन देखेंगे सिर्फ एक ही यहाँ पर ऑप्शन है जहां पर बी के साथ 1 है, बाकी आपके वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। सी ऑप्शन में देखिए यहाँ पर दिया गया है एक्वायर एन अंडर स्किल्ड कंपनी ने रिलेटेड इंडस्ट्री। ऐसी कंपनी को आपने रिलेटेड इंडस्ट्री में एक्वायर किया जो अंडर स्किल्ड है, राइट। तो यहां पर क्या आपकी स्ट्रेटजी हो सकती है, अप्लाई सुपीरियर मार्केटिंग टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन एक्सपर्टीज टू एनहांस द कंपिटिटिव पोजीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द एक्विजिशन कैंडिडेट, राइट। तो आप सुपीरियर मार्केटिंग टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन एक्सपर्टीज को यहां पर एनहांस करेंगे, राइट। सो सी के साथ यहां पर हम मैच करेंगे फोर्थ को। और डी है देखिए एक्वायर एन अंडर एक्सप्लॉइटेड फिजिकल एसेट, यानी कि ऐसी फिजिकल एसेट है जो अंडर एक्सप्लॉइट है, उसके साथ साथ मैच करेंगे एंटीसिपेट शॉर्टेज एंड प्राइस इंक्रीजेस इन द फिजिकल एसेट वैल्यू इन्वेस्ट टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी। जो भी रिसोर्सेज हैं उनको हम एक्सप्लॉइट करेंगे, उसके लिए इन्वेस्ट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी को भी यूज करेंगे। तो देखिए एसेट के साथ यहाँ पे एसेट ही मैच करना है, डी के साथ 2 यहाँ सेकंड यहाँ पर आएगा, बाकी में किसी में डी के साथ 2 नहीं है। तो आसानी से आप यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन को मार्क कर सकते हैं। तो कॉमन सेंस लगा के ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। देखने में अगर हम ऐसे देखेंगे तो क्वेश्चन जो है ये डिफिकल्ट हमें लग रहा है, लेकिन अगर आप ऑप्शन के हिसाब से जाते हैं तो क्वेश्चन ये सॉल्व हो सकता था आसानी से। सो देखिए ग्रैंड स्ट्रेटजीज के ऊपर जिसमें हम मर्जर्स एक्विजिशंस वगैरह पढ़ते हैं, वहां से ये एक एनालिटिकल क्वेश्चन था, लेकिन जिस तरह से ऑप्शंस दिए गए थे एलिमिनेट करके आप इसको सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट भी हमारा देखिए मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर बायर्स नीड असेसमेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनका एग्जाम्पल दिया हुआ है, यानी कि बायर की जो नीड है हमें उसे एसेस करना है। तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछ के हम एसेस कर सकते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला देखिए दिया गया है प्रॉब्लम इंपैक्ट क्वेश्चन,
राइट, यानी कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम कंज्यूमर ने फेस करी, उसका क्या इम्पैक्ट आया, राइट। देखिए इसके साथ हम क्या मैच करेंगे, देखिए लेट्स थर्ड ऑप्शन में देखिए दिया गया है, बट इफेक्ट्स डू द डिलेज इन रिसीविंग द मटेरियल्स हैव ऑन योर प्रोडक्शन कॉस्ट, राइट। दिस इज द प्रॉब्लम इम्पैक्ट क्वेश्चन की क्या इम्पैक्ट आया प्रॉब्लम का, राइट। क्या प्रॉब्लम थी, डिले इन रिसीविंग द मटेरियल्स, दिस इज द प्रॉब्लम इम्पैक्ट क्वेश्चन। सेकंड इज प्रॉब्लम डिस्कवरी क्वेश्चन। सो प्रॉब्लम डिस्कवरी आप कैसे करेंगे, देखिए ऑप्शन 2 के साथ इसको हम मैच करेंगे। हैव यू एक्सपीरियंस्ड एनी डिलेज इन गेटिंग दोज मटेरियल्स फ्रॉम योर करंट सप्लायर्स, कि आपने कोई डिलेज एक्सपीरियंस किए इन गेटिंग द मटेरियल्स फ्रॉम योर करंट सप्लायर। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम प्रॉब्लम की डिस्कवरी कर रहे हैं कि क्या आपको कोई प्रॉब्लम फेस आपने करी या नहीं करी। सो दिस इज द प्रॉब्लम डिस्कवरी। नेक्स्ट इज सोल्यूशन वैल्यू क्वेश्चन। सोल्यूशन वैल्यू क्वेश्चन, इसके साथ हम क्या मैच करेंगे, इसके साथ हम मैच करेंगे इफ द रिजेक्शन रेट ऑन योर क्वालिटी इंस्पेक्शन इज रिड्यूस्ड टू अंडर 1%, हाउ मच वुड दैट सेव यू। सो दिस इज द सोल्यूशन वैल्यू क्वेश्चन, right? And situational question would be how much inventory of the product do you carry, कितनी इन्वेंट्री है आपके पास। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी इन्वेंट्री कैरी करेंगे, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, राइट। बहुत ज्यादा डिमांड होगी, हमारे पास इन्वेंट्री ज्यादा आएगी, राइट। डिमांड बिल्कुल कम होगी तो इन्वेंट्री हमारे पास नहीं रहेगी, राइट। बहुत ज़्यादा डिमांड होगी तो रॉ मटेरियल हम ज़्यादा ऑर्डर करेंगे, बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं होगी तो रॉ मटेरियल हम ज़्यादा ऑर्डर नहीं करेंगे। सो डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। सो डी के साथ 1। सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो देखिए ये एक एनालिटिकल क्वेश्चन था ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, लेकिन काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं, इतना आसान इसको सॉल्व करना नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ पर्सनल सेलिंग प्रोसेस इन ए सीक्वेंस। तो पर्सनल सेलिंग की प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं उन्हें हमें सीक्वेंस में लगाना है। इस क्वेश्चन में 5 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है मेकिंग एन अपॉइंटमेंट विद कस्टमर टू एस्टेब्लिश रैपोर्ट। B is gathering relevant information about the prospects and their needs to plan sales presentation. C is handling customers' objections related to price, value, functionality of product. D is discovering, clarifying and understanding of buyers' needs. And E is gaining buyers' commitment to action. So देखिए जब भी हम पर्सनल सेलिंग करते हैं, सबसे पहला काम क्या होगा, जो भी आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं, राइट, उनके बारे में आप इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। देखिए अगर आपको इतना भी पता है तो आप यहीं से आंसर निकाल सकते हो। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आप अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे कस्टमर के साथ रैपोर्ट बिल्ड करने के लिए, तो ए आएगा। उसके बाद जो भी बायर्स की नीड्स होंगी उनको आप डिस्कवर करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे, समझेंगे जब भी आप कस्टमर के साथ मिलेंगे, राइट, डी आ जाएगा। देन उसके बाद जो भी कस्टमर की ऑब्जेक्शंस होंगी उनको आप हैंडल करेंगे, जो प्रेजेंटेशन आपने करी होगी कस्टमर को। उसके बाद जो भी कस्टमर की क्वेरीज आएंगी रिलेटेड टू द प्राइस, वैल्यू एंड फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, उसको उन ऑब्जेक्शंस को आप हैंडल करेंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा जो है वो आ जाएगा। और लास्ट में गेनिंग बायर्स कमिटमेंट टू एक्शन, तो लास्ट में आ जाएगा ई। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए क्लास में भी ये कवर था पर्सनल सेलिंग प्रोसेस। अगर आपको पर्सनल सेलिंग प्रोसेस आती है तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, सिर्फ एक पॉइंट का पता होकर भी ये क्वेश्चन सॉल्व जो है वो हो सकता था। सो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और मार्केटिंग मैनेजमेंट के क्वेश्चंस को डिस्कस किया, उन क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो यूजीसी नेट मैनेजमेंट 2023 के एग्जाम में पूछे गए थे। आई होप आपको लेक्चर काफी पसंद आया होगा और आपने यहाँ से बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।